नमस्कार स्टूडेंट्स, एडू सचिन में आपका स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो भारतीय सभ्यता की जड़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक काल यानी वैदिक एज की। ये वो टाइम पीरियड है जिसने हमारे आज के समाज, धर्म और पॉलिटिक्स के, आप कह सकते हैं, नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग सफर। अच्छा, देखिए, इस पूरे वैदिक एज को ना हम आसानी से समझने के लिए दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड या प्रारंभिक वैदिक काल, जो रफली 1500 से 1000 बीसी तक चला। और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 बीसी तक। हमारी पूरी बातचीत इन्हीं दो फेजेस के इर्द गिर्द घूमेगी और आप देखेंगे कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। अब एक सवाल जो सबके मन में आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इतनी एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी, उसके खत्म होने के बाद इंडिया में आखिर हुआ क्या? इसी सवाल का जवाब है वैदिक सभ्यता, जिसकी कहानी शुरू होती है आर्यों के आगमन के साथ। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये आर्य थे कौन और वो भारत में आकर सबसे पहले कहां बसे? देखिए, इस पर ना कई थियरीज हैं, पर जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है वो मैक्स मूलर की है। उनके हिसाब से आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे। भारत में आने के बाद उनका पहला ठिकाना बना सप्त सिंधु प्रदेश यानी 7 नदियों की भूमि। ये 7 नदियां थीं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। चलिए अब जरा डीप डाइव करते हैं पहले फेज में यानी अर्ली वैदिक पीरियड में। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसे समाज को जो सेटल्ड नहीं है। ये कबीलाई ट्राइबल सोसाइटी है और इनकी लाइफ का सेंटर है पशुपालन यानी पास्टोरलिज्म। ये लोग एक नोमैडिक लाइफ जी रहे थे। अब ये पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक इकोनॉमी में वेल्थ का सिंबल पैसा या जमीन नहीं बल्कि गाय थी। जिसके पास जितनी गायें वो उतना अमीर। इसीलिए धन को गोधन कहा गया। गाय को अघन्य यानी जिसे मारा नहीं जा सकता कहा गया। और गायों के लिए जो लड़ाइयां होती थी उन्हें गविष्टि कहते थे। ये तीनों टर्म्स एग्जाम्स में बार बार आते हैं। अच्छा, तो पॉलिटिक्स कैसे चलती थी? राजा को राजन कहते थे, पर वो कोई एब्सोल्यूट रूलर नहीं था जैसे हम आज समझते हैं। उसे कबीले के लोग चुनते थे और उसका मेन काम था कबीले को प्रोटेक्ट करना। असली पावर तो ट्राइबल असेंबलीज के पास थी, जैसे सभा, समिति और विधत। सभा कह सकते हैं काउंसिल ऑफ एल्डर्स थी और समिति एक जनरल असेंबली जिसमें सभी लोग होते थे। और सुनिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात, इस पीरियड में महिलाओं की कंडीशन काफी अच्छी थी। उन्हें एजुकेशन का अधिकार था, वो असेंबलीज में पार्टिसिपेट करती थीं और यहाँ तक कि अपने पार्टनर्स भी खुद चुन सकती थीं। गार्गी और मैत्रेयी जैसी महान महिला विद्वानों का जिक्र इसी दौर में मिलता है। विधवा पुनर्विवाह और उपनयन संस्कार यानी एजुकेशन के लिए जनेऊ पहनने की रस्म महिलाओं के लिए भी अलाउड थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। दशराज्य युद्ध या बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसे आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। इसमें भरत कबीले के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक ग्रुप को हरा दिया था। और जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात, माना जाता है कि इसी भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस दौर में धर्म बहुत ही सिंपल था। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं। लोग बस नेचर की शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, मतलब किलों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा करीब 250 हिम्स अकेले इंद्र को डेडिकेट किए गए हैं। और फिर 1000 बीसी के आसपास इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो पॉइंट है जो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड को अलग करता है। और वो गेम चेंजिंग डिस्कवरी थी लोहे की। वैदिक टेक्स्ट में इसे कृष्ण अयस कहा गया है। अब यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है, याद रखिएगा। अयस का मतलब तांबा या कांसा होता है, लेकिन कृष्ण अयस का मतलब है लोहा। ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था। तो सोचिए इस एक डिस्कवरी का डोमिनो इफेक्ट क्या हुआ। लोहे के औजारों से घने जंगल साफ करना आसान हो गया, तो लोग अब पूरब की तरफ
गंगा यमुना के फर्टाइल प्लेन्स में माइग्रेट करने लगे। इससे लार्ज स्केल एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ और जब खेती से जरूरत से ज्यादा अनाज यानी एग्रीकल्चरल सरप्लस होने लगा तो फिर उदय हुआ बड़े बड़े राज्यों का, जिन्हें जनपद कहा गया। इसी के साथ हम एंटर करते हैं सेकेंड फेज में, लेटर वैदिक पीरियड। ये दौर था बड़े बड़े किंगडम्स के उदय का, एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन का और साथ ही साथ सोसाइटी में रिजिडिटी यानी कठोरता के बढ़ने का। पॉलिटिकली एक मैसिव शिफ्ट आया। अब राजा का कॉन्सेप्ट कबीले यानी जन से नहीं बल्कि एक फिक्स टेरिटरी यानी जनपद से जुड़ गया। और सबसे बड़ा चेंज, किंगशिप अब हेरिडिटरी हो गई, मतलब अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चुनाव नहीं होगा। सोशल फ्रंट पर एक बहुत ही सैड डेवलपमेंट हुआ। महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट आई। अर्ली वैदिक पीरियड में जो अधिकार उन्हें मिले थे, जैसे एजुकेशन और असेंबलीज में पार्टिसिपेशन, वो सब छीन लिए गए। बाल विवाह जैसी बुराइयां भी इसी दौर में शुरू हुई। बेसिकली जैसे जैसे सोसाइटी एग्रीकल्चर बेस्ड और लैंड सेंट्रिक होती गई, महिलाओं का रोल घर तक ही सीमित कर दिया गया। वर्ण व्यवस्था जो पहले फ्लेक्सिबल थी, मतलब कर्म या ऑक्यूपेशन बेस्ड थी, अब वो जन्म पर आधारित एक रिजिड सिस्टम बन गई। पहले एक लोहार का बेटा पढ़ लिखकर ब्राह्मण बन सकता था, पर अब ये सोशल मोबिलिटी खत्म हो गई। अब आपका वर्ण आपके जन्म से तय होता था, आपके काम से नहीं। रिलीजन भी अब सिंपल नहीं रहा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स और रिचुअल्स डोमिनेटेड हो गया। अश्वमेध जैसे बड़े बड़े और खर्चीले यज्ञ होने लगे, जो राजा अपनी पावर शो ऑफ करने के लिए करते थे। पुराने देवता इंद्र और अग्नि बैकग्राउंड में चले गए और उनकी जगह ले ली नए देवताओं ने, प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर और रुद्र द डिस्ट्रॉयर। चलिए अब आते हैं अपने एग्जाम स्पेशल सेगमेंट पर, एक रैपिड फायर राउंड कुछ की टर्म्स का जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। रेडी? फटाफट देखते हैं। व्रजपति होता था पास्चर लैंड का ऑफिसर, ग्रामीणी गांव का मुखिया, कुलप फैमिली का हेड, ज्ञाव्युति डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट थी और सीता कहते थे हल से बनी हुई नालियों को। और हाँ, बलि को ध्यान से समझिए। अर्ली वैदिक पीरियड में ये एक वॉलंटरी गिफ्ट था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते ये एक कंपलसरी टैक्स बन गया। ये चेंज राजा की बढ़ती हुई पावर को दिखाता है। तो इस पूरे सफर को कंक्लूड करते हैं। हमने देखा कि कैसे अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक तक सोसाइटी में कितने बड़े बदलाव आए। अब देखते हैं कि इस युग की विरासत क्या है और इसने भारत को कैसे शेप किया। अगर हमें इन 900 सालों को समराइज करना हो तो हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रांजिशन था। पॉलिटिक्स में ट्राइबल डेमोक्रेसी से एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ, सोसाइटी में एक फ्लेक्सिबल सोशल स्ट्रक्चर से एक रिजिड कास्ट सिस्टम की तरफ, और रिलीजन में सिंपल नेचर वर्शिप से कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स की तरफ। यही इस पूरे दौर का सार है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, लेटर वैदिक एज की ये जो बढ़ती हुई सोशल रिजिडिटी थी और जो खर्चीले रिचुअल्स थे, उन्होंने आखिर कैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे धर्मों के उदय के लिए जमीन तैयार की। असल में ये इन्हीं चीजों के खिलाफ एक रिएक्शन था, एक नई क्रांति, जिसके बारे में हम अपने अगले सेशन में बात करेंगे।